वेलकम टू एकेडमिक वैरागी। तो आज हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सीडीएस का, सीएपीएफ का, तो हम इसको आखिर सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसको कैसे पहचानना है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उन सब के हमारे पास स्क्रीनशॉट है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं और आपको कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस खुद करना चाहिए। तो सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, सीआईएसएफ, एलडीसी, ये 4 एग्जाम के पेपर हैं। मोस्टली जो है यही दोनों पेपर हैं, कौन से, सीडीएस और सीएपीएफ के। सीडीएस वाले लोग थोड़ा पीवाईक्यू नहीं भी लगाते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन अगर आप सीएपीएफ डेडिकेटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर लगाने हैं। आइए देखते हैं। हाँ, यहाँ पर साइंस और पॉलिटी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता ना, क्योंकि साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो के एंड में बता दिया है साइंस। और पॉलिटी क्या है कि इसमें साफ साफ जो चीज़ें पढ़ो वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा तितर बितर करने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, शुरू करते हैं ज्योग्राफी से। सबसे पहला बहुत ही मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो है वो कौन सा है, ओशन करंट। मैं यहाँ रिपीटेड टॉपिक्स आपको साफ साफ दिखा भी रहा हूँ और ये जो अलग अलग स्क्रीनशॉट है ये अलग अलग एग्ज़ाम के हैं। कभी ये हो सकता है 2019 का हो, ये 20 का हो, 21 का हो, 22 का हो। मैंने ईयर नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास प्रिंटेड था तो मैंने जल्दी जल्दी फ़ोटो खींचा, अब वापस ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता, तो ईयर नहीं लिखा है। आपको मेरे पे ट्रस्ट करना है थोड़ा बहुत यार, कि मैं खुद नहीं छापाऊँ और चिटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये वाकई क्वेश्चन पेपर का है। बाकी आप ये क्वेश्चन नंबर है आप यहाँ से मिला सकते हैं, नहीं तो ये जो टैग है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला ओशन करंट देखिए, वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट होता है। तो मान लेते हैं आपने ये पीवाईक्यू लगाया, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वार्म ओशन करंट है। आपको करना क्या है कि जो चारों ऑप्शन है उनको भी ध्यान देना है कि वो आखिर क्या है, कोल्ड है या हॉट है, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शन से बनेगा। देखिए यहाँ पे आपने टिक कर लिया कि नॉर्थ अटलांटिक और ब्राज़ील करंट जो है वो कौन सा है, वार्म, और बाकी ये जो ऑप्शन ए सी डी है वो कौन सा है, कोल्ड। तो यहाँ आपने सीख लिया कि कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है। ठीक है, अब सीख लिया तो इससे क्या होगा, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगली बार ये देखो पेपर में क्वेश्चन आया इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सा है, और आपने पहले ही सीख लिया है एक पीवाईक्यू लगा के कि कैलिफोर्निया करंट कोल्ड है, तो कैलिफोर्निया कोल्ड हो गया। और आपने यहाँ फिर से सीख लिया कि ब्राज़ील एक हॉट है, गल्फ स्ट्रीम वाली एक हॉट है, और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी बहुत ही हॉट है। यहाँ पे आपने देख लिया अच्छे से, कैनरीज एक वार्म है, वेनेजुएला करंट एक कोल्ड है। ये कैसे करना है, ये आपको खुद करना है, कौन सी हॉट है कौन सी कोल्ड है। फिर देखिए एक और क्वेश्चन आता है, कौन सी इसमें से कोल्ड करंट है। ये भी आप यहाँ से देख चुके हैं कौन सी कोल्ड है। तो यानी कुल मिला के बात क्या है कि जब ओशन करंट आप पढ़ रहे हैं तो अब आप समझ जाइए कि ओशन करंट से क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं। तो अब आप अगर सीडीएस या सीपीएफ प्रिपेयर कर रहे हैं और आपने इस टॉपिक को छोड़ा तो आप गलत कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको पता है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, आपने पहले ही सीख लिया। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक हॉट है, तो गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, बिल्कुल सही। लेब्राडोर एक कोल्ड है, ये भी ठीक है। कैलिफोर्निया एक वार्म है, नहीं तो कैलिफोर्निया आपने क्योंकि पहले पीवाईक्यू में यहाँ भी सीख लिया, यहाँ भी सीख लिया कि कैलिफोर्निया एक कोल्ड करंट है। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है जिससे कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। ये हो सकता है सीडीएस का क्वेश्चन हो, ये हो सकता है सीएपीएफ का क्वेश्चन हो। ईयर मैंने मेंशन नहीं किया है, बहुत टाइम लग जाता। द सेकेंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इज सॉइल। सॉइल में ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, नहीं तो विकिपीडिया करके एक बार सीख लेना कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले ये आया पीवाईक्यू और आपने तो सॉल्व कर ही लिया है। अब आपको पता है कि ऑक्सीसोल क्या होता है, दे आर वेरी ओल्ड, ओ से ओल्ड भी आ रहा है, तो ऑक्सीसोल आप सीख चुके हैं। हिस्टोसोल मान लेते हैं, हिस्टोसोल क्या है, दे हैव अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर किसी और दिन किसी और साल क्वेश्चन आता है क्या, ये फिर से भाई मैच द फॉलोइंग, इस बार थोड़े लोग कॉमन है, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, दो चीज़ें तो आपको पहले से पता है, एंटीसोल भी पता है, आपने मार दिया। ऑक्सीसोल क्या होता है, वेरी ओल्ड, ये रहा कीवर्ड। हिस्टोसोल क्या होता है, वेरी रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ये कहाँ से पता चला, अगर हमें विकिपीडिया में नहीं पता, अगर हमने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस ठीक से की है, इनसे चीज़ें सीखा है, तो आगे ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, इंसेप्टिसोल है। इंसेप्टिसोल क्या है, वीकली डेवलप्ड हरिजन।
ना एनसीईआरटी की ज़रूरत, ना यूट्यूब की ज़रूरत है तो बस पीवाईक्यू को ठीक से देखने की, और हम सॉइल सीख चुके हैं। तो आगे फिर ये क्वेश्चन आएगा। अब हो सकता है वन लाइनर क्वेश्चन आ जाए कि ये जो वो है ऑक्सीसॉल वो आखिर क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, वेरी ओल्ड वाली सॉइल, या फिर यही इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हो जाओ, थर्ड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक इज कोपन क्लाइमेट। ये एनसीईआरटी में ठीक तरीके से दिया तो है, मुझे तो समझ आ जाता है, और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। राजस्थान में कौन सा, आपको पता है राजस्थान में क्या है, बी से डेजर्ट वाली चीज़ें आती है, एक सेमी एरिड होती है, एक नॉर्मल वाली होती है, यहाँ से आपने सीख लिया। और जब आपने इस क्वेश्चन को किया तो आपको यहीं पे देख लेना चाहिए था AMW क्या है, ये मानसून टाइप का है, AW क्या है, CWG क्या है। अगली बार आपको ये क्वेश्चन मिलता है। ट्रॉपिकल वेट वाले को AF कहते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, ये देखो डेजर्ट आपने पहले भी एक बार कर रखा है, यहाँ से आपने मार दिया BW के। मेडिटेरेनियन बहुत ही फेमस है, हर बार क्वेश्चन आता है, CS मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, और आपको देख भी लेना है कौन कौन से रीजन का मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। और ह्यूमिड वाले हो गया DF, आपने ये सॉल्व कर लिया। एक बार फिर से सवाल आता है किसी और एग्जाम में, देखो हल्की हल्की सी लैंग्वेज चेंज है, कभी फुल में दे रहा है, कभी पूछ ले रहा है कौन सी स्टेट में है, तो ये सब तो आपको पता ही है। तो अब देखो अपने ये थोड़ा मानसून सा है, ये यूपी और बिहार में, और अरुणाचल में थोड़ा कोल्ड ह्यूमिड है DFC। तमिलनाडु में ड्राई समर है, जब वो वापस आता है, और मानसून समर है ये केरला साइड, जिधर से जाता है इधर से जाता है और इधर से आता है। तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है, और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर से वही चीज़, एक और एग्ज़ाम, एक और साल, एक और वही सवाल। CS क्या है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, कहाँ है वो, सेंट्रल कैलिफोर्निया में। 2-3 और है, अब ये आपका काम है कि आप यहाँ पे लिखो साथ में, जब आपने क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराया है तो अब आप लिखिए यहाँ पे कि और कहाँ कहाँ पे CS है। AM क्या है, अभी भी हमने देखा, वही वाला मानसून इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। AW सब ऐसे ही देख लो। कुल मिला के कोपन क्लाइमेट से क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है सिर्फ। अब एनसीईआरटी की ह्यूमन ज्योग्राफी में सिर्फ ये 2 ही चीज़ हैं जिनके अलग अलग नाम है। पहला था राइस, तो जब राइस का क्वेश्चन आया तो ये आपका कर्तव्य था, इट वॉज योर ड्यूटी, कि आप राइस के साथ साथ कॉफ़ी का भी पढ़ ही लें। राइस की 3 वेराइटी थी, ऑस, अमन एंड बोरो। तो ठीक है, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जब आपने ये क्वेश्चन देखा पीवाईक्यू के टाइम, तो आपको ये देखना है कि यार और कोई तो नहीं है जिसकी ऐसी कोई वैरायटी है। तो आपने देखा कि हाँ यार कॉफ़ी भी तो है, अरेबिका, रोबस्टा, लुबेरिका। तो क्या ये बात नहीं बता रहा है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, किस मैनर में होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। आ तो रहा है यार पीवाईक्यू देख के। और खरीफ है तो अब आपने खरीफ देख लिया। फिर कॉटन से आपको यहाँ याद आना चाहिए कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज था, कुछ ऐसा करके। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन जोन वाला, हर बार कहते हैं कि यार ये जोन वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्या आपने कभी पलट के पीवाईक्यू देखा कि ये क्वेश्चन तो पहले भी आता था। रेलवे के जोन है, देखो पहले ये क्वेश्चन आया तो आपने सारे ही जोन सीख लिया कि नॉर्थ सेंट्रल का हेडक्वार्टर क्या है, सेंट्रल का क्या है, वेस्टर्न का क्या है। टोटल 17 जोन है वैसे तो। फिर अगली बार एक बार और क्वेश्चन आया, वेस्ट सेंट्रल का क्या है, तो आपने मार दिया। और ये अभी ये मेरे ख्याल से इसी बार का, ये CDS पहला वाला 1/2023 का है मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, पर ये बहुत ही ताज़ा वाला है। हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर मेरे ख्याल 17 है। कैसे हैं देखो, एक तो सेंट्रल, एक नॉर्थ, एक साउथ, एक वेस्ट, एक ईस्ट, 5 हो गए। फिर एक इनके यहाँ पे कितने हो गए, 5 4 9, एक यहाँ 10 11 12 13, ये सेंट्रल है, ईस्टर्न, नदर्न, सदर्न। फिर इसको क्या बोलेंगे प्यार से, इसको बोलेंगे वेस्टर्न सेंट्रल, इसको क्या बोलेंगे नदर्न सेंट्रल, ईस्टर्न सेंट्रल, ऐसे। ये हो गया कितने, 4 4 8 1 9 10 11 12 13 हो गया। एक यहाँ पे है, यही है जो इसके पास भी है, यहाँ पे अनोखा सा है साउथ, इसको कैसे बोलेंगे, साउथ ईस्टर्न के सेंट्रल पे। ये साउथ ईस्टर्न, ये क्या हो गया, ये ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है। ये तो नॉर्मल बच्चों वाली चीज़ है। नॉर्थ, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, कुछ गलत कह रहा हूँ, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे ये वाला, इसको क्या बोलेंगे प्यार से, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल। कितने हो गए, 14। एक यहाँ पे कोंकण वाली 15, एक यहाँ पे गुवाहाटी वाली नेफा 16, और एक मेट्रो
कौन सी? कोलकाता वाली, वेस्ट बंगाल वाली 17। तो ये 17 हो गए। तो क्या आपको क्या करना है, जब ही ये आपने PYQ देखा था तो आपको सिर्फ इनके आंसर से मतलब नहीं है, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, आपको क्या करना है, अब देखना है कि यार यहाँ व्यू पॉइंट क्या खुल रहा है यहाँ से। तो आपको दिखा कि भाई इसको क्या करना है, हमें सारे याद कर लेने हैं। तो आपने सारे याद कर लिया, अगली बार आया और आपने कर दिया, अगली बार फिर आया आपने फिर कर दिया। अगला है पोर्ट, द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। फिर से कौन है इस बार? पोर्ट। मेजर पोर्ट और लोकेशन जितनी NCERT में दी है 12th वाली बुक में, और कुछ लोग विकीपीडिया यूज़ करते हो तो भाई तुम अपना देखना, क्योंकि मैं NCERT मान के चलता हूँ, बुक मान के चलता हूँ, उसमें जितने दिए आप सारा पढ़ लीजिए। कोलकाता पोर्ट क्या है? रिवराइन आइलैंड साथ में जहाँ यहाँ पे है। फिर मरमागुआ बनाता है ईस्चरी, देखो यहीं से पता चल जा रहा है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर की देख के टिक मार देना है। सीधे आपने यही सीख लिया कि विशाखापट्टनम एक लैंडलॉक्ड वाला एरिया है, और ये ना जाने कितनी बार वन लाइनर में भी क्वेश्चन आया है, और एफकेट में भी यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिक छोटे छोटे। पारादीप कौन सा? डेल्टा रीजन। तो यानी अब आपने सारे के सारे पोर्ट पढ़ लिए। आओ देखें, पारादीप पोर्ट पहली बात तो कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी रिवर से जाती है, उड़ीसा में यही है। अब देखो कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट, आप पहले ही सीख चुके हैं इस PYQ से, अब आप तो यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। और कौन रिवराइन मेजर आइलैंड है? ये रहा पोर्ट है कोलकाता। तो ये PYQ आ चुका है, आपको पोर्ट वापस से पढ़ लेना है, ठीक से पढ़ लेना है। और एक और इस बार भी आया है, वो मैं अब मिला नहीं मुझे, CDS 1 2023 में ही पेपर में विशाखापट्टनम या कोई एक पोर्ट का क्वेश्चन तो आया था यार, कि लैंडलॉक्ड है या दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ऐसा कुछ करके आया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या कुछ तो आया, ध्यान नहीं है। अच्छा, कोलकाता पोर्ट का ही नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको विद इन, जब आप सॉल्व कर रहे हैं PYQ तो ही लिख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा यहीं से। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, याद है ना, ये डिग्री दिया है, मैंने बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट का फासला होता है ज्योग्राफी वाली वीडियो में, उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी 12th की। अब ये भी 2 बार क्वेश्चन है। अच्छा, जिसके स्क्रीनशॉट मैंने और नहीं लगाए हैं इसका मतलब है मुझे मिला नहीं, बाकी क्वेश्चन इसके आए। फीमेल के माइग्रेशन होने की मेन वजह क्या है? वो है मैरिज। ये क्वेश्चन एक बार और आया हुआ है CDS 1 2020 में, और एक बार और आया है। अब ये वाला CDS वाला पेपर का नहीं है, लेकिन इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, और आता ही रहेगा, मतलब कभी ना कभी आएगा। जिसकी एक ही स्क्रीनशॉट लगी है इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे ढूंढने में नहीं मिला, बाकी मुझे याद है कहीं ना कहीं है, ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है यार। अब देखो, जब हमने ये क्वेश्चन किया, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की है, कि पहली मिलियन सिटी कौन सी बनी, तो आंसर इसका क्या है? मैंने येलो किया, शायद लंदन होगा। तो जब मिलियन सिटी का क्वेश्चन आ गया तो 2 ही चीज़ है, एक मिलियन सिटी होती है, एक होता है मेगा सिटी। तो अब ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि जब मिलियन सिटी का क्वेश्चन आया तो इसके साथ वाली चीज़ मेगा सिटी भी आप पढ़ लीजिए। मिलियन सिटी का मतलब होता है 1 मिलियन, जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 मिलियन हो जाए, और मेगा सिटी होती है 10 मिलियन। तो मिलियन सिटी पहली कौन सी है? वो है लंदन। और मेगा सिटी कौन सी है? ये शायद न्यूयॉर्क होगा, क्योंकि मैं इसी में कंफ्यूज दिख रहा था, ये न्यूयॉर्क होगी। तो देखो अगली बार क्वेश्चन आ गया कि मेगा सिटी, अच्छा इनमें से कौन सी है? इनमें से तो टोक्यो हो, तो आप ऐसे ही पता लगा लेंगे, लेकिन पहली मेगा सिटी कौन सी है? वो है न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से क्या ये PYQ रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या? हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं यार। अब देखो साइक्लोन, ये और भी बार आए हैं, वो ढूंढने में मिला नहीं मुझे। मैंने एक बार, जितने मेरे पास प्रिंट रखे थे, मैंने एक बार देखा, जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो दिखे उनकी मैंने फ़ोटो खींची है, बाकी ये क्वेश्चन और बार भी आए हैं। साइक्लोन को क्या कहते हैं इंडिया में? इंडियन ओशन, या फिर ये देखो अगली बार रीजन पूछ लिया। टाइफून, ये तो नाम से लग रहा है चाइना से, टाइफून, साइफून, चिंगचोंग। और विली विली ऑस्ट्रेलिया बड़ा फेमस है, विली विली ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक और सवाल, एक और साल, लगभग वैसा ही सवाल। टाइफून, ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया यानी कि चाइना साइड। हरिकेन हो गया USA, यहाँ पे था नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उधर ही तो अटलांटिक ओशन ये S शेप का बनता है, यहाँ है USA। कुल मिला के बातें भाई, अरे वो स्टार प्लस का वो क्या है ना, रिश्ता भाई, सोच नहीं सोच नहीं रिश्ता, अरे मान लो यार जो भी है, रिश्ता भाई सोच नहीं, शायद यही है। अगला वॉल्केनो। वॉल्केनो से इनको इतना प्यार है कि अगर करंट में कोई चल रहा होगा तो वही क्वेश्चन आ जाएगा कि फलाना फूटा, कहाँ फूटा। और नहीं तो NCERT में इसकी जितनी सारी चीज़ें हैं, कि 4-5 चीज़ें ना, कैल्डेरा और 2-4 और हैं, अब याद नहीं है,
शील्ड वॉल्केनो, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, वो क्वेश्चन भी बहुत आते हैं वॉल्केनो के। अब माउंट मेरापी आपने मैच द फॉलोइंग में किसी PYQ लगाते वक्त आपने सीख लिया कि माउंट मेरापी इज़ इंडोनेशिया। एक और साल माउंट मेरापी इंडोनेशिया, ना पढ़ने की ज़रूरत ना कुछ, सिर्फ PYQ से आपका काम हो रहा है। मोना लोआ किसी और साल एक क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको हवाई में टिक कर देना है। तो ये चीज़ें आपको PYQ से सीख लेनी है। PYQ लगाते हुए आपने देखा कि पासेस, तो आपने सारे के सारे पासेस पढ़ लिए, और अगली बार जब PYQ आया तो आपने पासेस को अरेंज कर लिया ठीक से। क्यों? क्योंकि आपने पासेस पढ़ लिया है। किसने बोला पढ़ने को? PYQ ने। नाथुला बड़ा ही फेमस है, सिक्किम में। शिवकिला हिमाचल, लीपू लेक उत्तराखंड, जोजिला JK। नहीं भी पढ़ना है तो भी इतने आपको याद हो गए, कभी और किसी और मैच द फॉलोइंग में भी आपको काम आ जाएगा। और ये फिर से पासेस के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्यों नहीं होती? हो गया। एक और स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उस पीक और उस हिल का जो मैक्सिमम पीक है वो कौन सा है? अनाईमुड़ी का है अनामलाई, डोडा बेटा का नीलगिरी, ये तो NCERT है दोनों, और गुरु शिखर अरावली। तीन चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिल गई। ये मैं कह रहा हूँ पीक, जितनी माउंटेन पीक्स हैं वो आती हैं। इसका क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा? वो लगा नहीं, अंडमान वाला, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, इन तीनों का दिया हुआ है। किसी का B से है, अब याद नहीं है ठीक से। तो यानी कि ये बात बता रहा है ना, कौन बता रहा है? PYQ बता रहा है कि भाई मैं क्वेश्चन पीक से पूछूंगा, तुम पीक याद करके आओ, इस पीक को याद कर लो और जब एग्जाम में आए तो टिक मार दो। क्लाउड, इसकी भी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया, ये भी क्वेश्चन 2-4 बार आया है। क्लाउड, साइरस देखो फेदरी अपीयरेंस का होता है वाइट कलर का, और निम्बस याद होता है, हम लोग पीते वीते भी थे, निम्बस करके आता था एक यार, रेन वाले। और स्टेटस होते हैं, स्टेटस जो ऐसे स्टेटस पे चले, ऐसा समझ लो, हॉरिजॉन्टल वाले। कुमुलस होते हैं सबसे ऊपर जो हो, वर्टिकल ग्रोइंग। अब इसको लेके क्वेश्चन आया है, कैसे नहीं मान रहे हो यार? आया है क्वेश्चन। एक बार ये आया है कि फेदरी अपीयरेंस का एक क्लाउड दिख रहा है, बताओ कौन सा है। तो यहाँ से PYQ से आपने सीख तो लिया कि साइरस ही इसका आंसर है। NCERT अगर नहीं भी पढ़ा तो भी हो जाएगा। लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर, लैंड फॉर्म्स में ये आया है कि फलाना लैंड फॉर्म बन रहा है, बताओ किसका है? वाटर वाले का है, वेव वाले का है, क्या वाले का है? कौन बताया कि हमें ये ठीक से पढ़ना है? PYQ। टोम्बोलो क्या है? सी डिपोजिट। पॉइंट बार रिवर वाला, पॉइंट बार को मीएंडर बार्स, ये देखो यहाँ कभी लिखा है साइड में। लोइस क्या है? वो जो उड़ उड़ के आके ऐसे बन जाते हैं, विंड से डिपॉजिट होते हैं। तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, और अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा पॉइंट बार पे या मोरेंस पे। मोरेंस क्या है? ग्लेशियर। दिस इज ऑल्सो सेपरेट PYQ। व्हाट आर मोरेंस? ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ये अलग से PYQ है, क्वेश्चन आया है, कहाँ से पता चल रहा है? PYQ से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के तरह तरह के नाम, ये तो 40 बार आया है। थोड़ा अतिशयोक्ति अलंकार का मैं यूज़ करता हूँ अपनी बातों में, लेकिन आप समझ लीजिए बहुत बार आया यार। FCAT वाले भी पूछते रहते हैं। मिल्पा इस मैक्सिको, रोका इस ब्राज़ील, मसोले इस सेंट्रल अफ्रीका, या तो ज़ायरे। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी न जाने कितनी बार PYQ आया है, और इसको आपको याद करना है। कौन बता रहा है? PYQ। ये क्वेश्चन फिर से आएगा। इनके वैदिक वाले नाम FCAT भी पूछ लेता है स्टैटिक, कि अक्सिनी है असल में चेनाब, और झेलम का नाम था वितस्ता। दिस इज PYQ। ये फिर से आया है, तो एक बार आप PYQ सीख लीजिए, अगली बार फिर आ ही जाएगा। लैंड फॉर्म्स, अभी हमने देखा कि सारे लैंड फॉर्म्स में इरोजनल वाले और डिपोजिशनल वाले दोनों याद कर लो। अब माउंटेन के फुट हिल्स पे कौन बनता है? एलुवियल फैंस। जैसे ये है, यहाँ से गिरा तो ऐसे ऐसे फैन जैसा नहीं बन जाएगा, तो ये एलुवियल फैंस हो गया। माउंटेन से देखो आती है तो ये वी शेप्ड वैली बन जाएगी। डेल्टा कहाँ बनेगा? वो तो कोस्ट पे ही बनेगा ना, समुद्र के किनारे। और ऑक्सबो लेक बन जाता है रिवर्स के साथ, रिवर्स जब वो ऐसे कट जाती है। तो ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ PYQ की इंपॉर्टेंस। यहाँ से अगर PYQ दोबारा नहीं आएगा, क्या ऑक्सबो लेक क्या है, या रिवर से बनती है कि कहाँ से बनती है? एलुवियल फैंस पे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसका मतलब है जब हमने PYQ लगाया तो हमें इन सारी चीज़ों को वापस से पढ़ना था, ठीक से पढ़ना था। आगे चलते गए, आपने देखा कि स्ट्रेट आ गया, आपने स्ट्रेट के क्वेश्चन पढ़ लिए, यहीं दिख गया कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच का जो स्ट्रेट है उसे हम कहते हैं बेस स्ट्रेट, और इन दोनों के बीच के वाले को हम कहते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। प्रयाग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, 5 बार PYQ आया। रुद्रप्रयाग किसे कहते हैं? तो देखो मेरे ख्याल से ऐसे था, बैड याद किया था मैंने,
भागीरथी और अलकनंदा मिल करके, नहीं ये क्या है, अच्छा बैड ये दूसरा है, ये मार है शायद। मंदाकिनी और अलकनंदा मिल करके रुद्रप्रयाग बनाते हैं। ऐसे मैंने एक और याद किया था, DAV, धौलीगंगा और अलकनंदा मिल करके ये कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग बनाते हैं। तो ये जो पांचों प्रयाग हैं कौन से, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग और देव प्रयाग। जब ये वाला क्वेश्चन PYQ में आपने देखा तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन पांचों को याद करें कि नंद प्रयाग से क्या बनता है, देव प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं और कर्ण प्रयाग में कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, क्योंकि दोबारा क्वेश्चन आएगा इनमें से किसी और का और आपको लगा देना है टिक। ये देखो, ये भी एक बार आया हुआ है कि रॉस आइलैंड कौन है, किसी का रीनेम कर दिया था अभी। तो रॉस, देखो सुभाष चंद्र बोस जी बॉस थे, रॉस इज़ बॉस। फिर नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो ऊपर गया, शहीद हो गया, तो शहीद द्वीप हो गया। ऐसे याद कर लो यार, ये स्वराज है। कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई, आपने PYQ देखा और इसको अच्छे से नोट कर लिया और ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ हमने देख लिया ज्योग्राफी, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है पर देखते हैं अगला इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ है, मार्केट का स्ट्रक्चर, वो कितनी बार क्वेश्चन आया क्या, परफेक्ट कंपटीशन किसे कहते हैं, मोनोपोली किसे कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक किसे कहते हैं, ओलिगोपोली किसे कहते हैं। आंसर देखा आपने, यहाँ सब मिला लिया किसे क्या कहते हैं। मोनोपोली आपको पता ही है कि एक प्रोड्यूसर है और एक ही अकेला है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। अच्छा अब मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ है ना, वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्या चीज़ है ये आपने यहाँ से सीख लिया, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन आपने समझ लिया। तो जहाँ पे ये है, अगली बार आपने देखा मैनी फर्म्स हैं, सिमिलर चीज़ बेच रहे हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, मोनोपोलिस्टिक हो गई। ओलिगोपोली में क्या होता है कि कुछ ही सेलर होते हैं। ये मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इसकी डेफिनेशन आपने कैसे सीख ली इस PYQ के इस वाले शीट से, या फिर आपको पता तो चल ही गया ना कि ये सीखना है। फिर अब मोबाइल फ़ोन किस चीज़ कैसी वो है कंपटीशन है, तो वो ओलिगोपोली है। फिर से वही क्वेश्चन, होमोजेनस है, एक जैसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो ये कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। फिर अगली चीज़ आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की ये वाली चीज़ें, इन्फ्लेशन। जब आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन, डिस्फ्लेशन, डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन, चारों चीज़ देखना है। अगली बार वो डिस्फ्लेशन आ जाएगा। डिफ्लेशन और डिस्फ्लेशन में क्या अंतर था, डिफ्लेशन मतलब घट रहा है और डिस्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है लेकिन पिछले के मुकाबले कम हो रहा है। पहले इन्फ्लेशन इतना था अब इतना है, तो ये क्या हो जाता है, डिस्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है कि हाई इन्फ्लेशन हो साथ साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाए। अच्छा आंसर नहीं डिस्कस करना है। फिर हमने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे देखा, तो जितने अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल, डिसगाइज्ड, साइक्लिक, जितनी भी चीज़ें हैं आपने सारे देख लिया कि अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है। और ये पिछली बार का किसी और एग्ज़ाम का है, मतलब किसी और साल का है ये PYQ, लेकिन ये CDS 1 2023 में भी आया है, ढूंढने पे मिला नहीं, वरना मैं स्क्रीनशॉट लगा देता। तो क्या है PYQ रिपीट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, आपको पहचानना है। अगली बार वो आ जाएगा साइक्लिक क्या है, हुज जॉब हु लूज द जॉब बिकॉज ऑफ लो डिमांड, देखो यहीं पे आंसर लिखा है। फिर ये कर्व्स कितनी बार आए हैं, लॉरेंस कर्व, फिलिप्स कर्व, लेफर कर्व, किनके बीच बनता है ये आपको देख लेना है। ये PYQ कितनी बार आया है। वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स एज वेल एज हाउ टू एनालाइज द PYQ, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन। फिर आपने ये क्वेश्चन देखा, अब आपको यहाँ सीखना है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ये सारी चीज़ें क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। ये या तो आप NCERT से सीख सकते हैं, या तो अगर आप CDS वाले हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर आप CAPF वाले हैं तो नहीं छोड़ सकते हैं। अभी बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जो थीम्स हैं, सोर्स तो आपको पता ही है, मैं थीम्स मानता हूँ। अब आपने देखा यहाँ समरी सेटलमेंट का क्वेश्चन है। फिर देखा आपने, अच्छा देखो परमानेंट सेटलमेंट का इतनी बार क्वेश्चन आया है, 1973 मेरे ख्याल से, 1793 लॉर्ड कार्निवल्स ने चालू किया परमानेंट सेटलमेंट। और आगे चल के ये क्वेश्चन आता है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल 1793 वाला किसने चालू किया, लॉर्ड कार्निवल्स, जो कि आप सीख चुके हैं पिछली बार, कहाँ से, PYQ लगा के। लॉर्ड बेंटिक ने ही एबॉलिशन ऑफ सती किया है, ये न जाने कितनी बार FCAT और उसमें आता ही रहेगा। तो ये देखो, फिर आपने देखा परमानेंट सेटलमेंट पे क्वेश्चन, तो जब आपने यहाँ देख लिया समरी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, तो अब आप समझ गए कि परमानेंट सेटलमेंट आपको पढ़ लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपने देखा दमन इकोह, ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। दमन इकोह लैंड ऑफ संथल्स है, यही नहीं एक और बार फिर से ये क्वेश्चन आता है, दमन इकोह क्या है,
लैंड ऑफ संथल्स, हूबहू क्वेश्चन। फिर आपने देखा ये जो गण और संघ महाजनपद के क्वेश्चन है, तो यानी कि 16 महाजनपद है, आपको उसको अच्छे से देखना है। सेम ही क्वेश्चन एक आया हुआ है वज्जी, एक बार और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो अगर आपने 16 महाजनपद देख लिया कौन से हैं, तो एक और जो PYQ आया हुआ है रिपीटेड ही है, तो आप उसे भी कर लेंगे, क्योंकि 16 के आपके नाम पता है, तो जो नहीं होगा वो आप मार देंगे आंसर। यही एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, बुद्धिज़्म में मेरे ख्याल से ये जो गौतम थे अपने, गौतम बुद्ध, वो भी इन्हीं ओलिगैर्कीज़ में के पार्ट थे। ओलिगैर्की होता है जब पावर एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास हो। अब देखो, महात्मा गांधी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस कहाँ हुई, जब वो आए कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। द आंसर इज BHU 1916। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर से एक सवाल आता है कि इन इंडिया द फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस ऑफ महात्मा गांधी कहाँ थी, वो थी इनॉग्रेशन ऑफ BHU 1916। चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद रावलेट सत्याग्रह, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से फिर से रिवाइज हो जा रही हैं। कौन करा रहा है, PYQ। अहमदाबाद को ऑप्शन भी नहीं चेंज हो रहा है यार, सेम ऑप्शन भी डाल दिया है। तो रिपीट करते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है, उन पेपर्स को पढ़ना है। पूर्ण स्वराज की मांग अपनी वीडियो में 4 बार मैं गा चुका हूँ, लाहौर 1929। लेकिन सिर्फ ये टिक मार के आगे आप बढ़ जाएंगे, ये काम मॉक में होता है, ये काम एग्जाम में होता है, ये काम PYQ के एनालिसिस में नहीं होता। PYQ के एनालिसिस में क्या करते हैं हम कि बॉम्बे 1885 में हम देखेंगे क्या हुआ था, स्थापना हुई थी, फिर खेड़ा, फिर बॉम्बे, यानी कि सारे सेशन। अब यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि सारे सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्ण स्वराज का क्वेश्चन आया है कि लाहौर सेशन में हुआ था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट किस सेशन में हुआ, 1920 वाले नॉन कोऑपरेशन हमने आखिर किस सेशन में देखा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। ये कौन बता रहा है, PYQ चुपके से बता रहा है, हमें बस सुनने की देरी है। अब ये बात आई कुछ हिंदू महासभा की, तो यहाँ देखो ब्रह्म सभा भी है, देव समाज भी है और धर्म सभा भी है। अगली बार क्वेश्चन आता है धर्म सभा का, 1829। ये रहा क्वेश्चन ब्रह्म समाज का, कौन फाउंडर है, राजा राम मोहन रॉय हैं, केशव चंद्र सेन है। और धर्म सभा, ये देखो ये ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में है उसको एक बार ध्यान में देखना कि इसके रेलेवेंट चीज़ें कहीं मेंशन तो नहीं है। फिर ये आता ही रहता है केशव चंद्र सेन, ये अभी भी किसी PYQ में फिर से आया है, जिनकी एक बार स्क्रीनशॉट लगी है इसका मतलब है वो कई बार आ चुके हैं। हम्पी जो ब्रिटिश ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो किसने किया, आंसर है कर्नल मैकेंजी। जब आपने कर्नल मैकेंजी पढ़ा और तो आपने ऑप्शन भी देखना था, अच्छा 1800 यहाँ लिखा भी है, तो आपको जेम्स प्रिंसेप भी पढ़ लेना चाहिए था, उसने डेसिफर किया था क्या, खारोष्ठी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अगली बार एक और सवाल आता है कि ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट, सेम ही पेज में है ना, ये सेम पेज में, कि ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट किसने डेसिफर की, किसने समझी, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, अगर आपको ये लग रहा हो कि पहले ये वाला आया कि पहले ये वाला आया, तो चलो मान लेते हैं कि पहले ये वाला पेपर आया होगा, क्योंकि मैंने ईयर नहीं मेंशन किया है ना। मान लेते हैं पहले ये वाला क्वेश्चन पेपर आया था, तो आपने यहाँ से पढ़ लिया ब्राह्मी और खारोष्ठी स्क्रिप्ट, आंसर है जेम्स प्रिंसेप। लेकिन आपको सिर्फ आंसर थोड़ी देखना है, आपने ऑप्शन देखा, पियादासी क्या है, वो अपना अशोका वाला, ठीक है। कर्नल मैकेंजी आपने देख लिया, कर्नल मैकेंजी क्या है, अलेक्जेंडर कनिंगम, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपने 4 ऑप्शन देख लिया। फिर ये पेपर आता है, कौन था ऐसे रूइंग, कर्नल मैकेंजी। 2 साल बाद फिर एक सवाल आता है विजयनगर हम्पायर, इस बार 1800 भी मेंशन कर दिया, कौन है, कर्नल मैकेंजी। जेम्स प्रिंसेप क्या था, खारोष्ठी और ब्राह्मी, कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है। दिस इज़ अगेन PYQ, और ये और भी आया हुआ है, बस क्या है मुझे ढूंढने में मिला नहीं। विनोदिनी दास, ये जो हैं बंगाली थिएटर की हैं, ये NCERT में आपको इस राइट वाले पेज में मिल जाएगा, इस साइड। अब आपने इसको पढ़ा कि प्राइम मूवर्स थी सेटिंग ऑफ द स्टार थिएटर इन कलकत्ता, ठीक है, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी अमर का था, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपने इस PYQ से सीख लिया, 1.5 साल बाद फिर से CDS में एक सवाल आता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है अमर कथा नाम की, ये आखिर किसने लिखी, 1910 से 1931 के बीच किसने लिखी, विनोदिनी दास ने। ये किसने बताया आपको, PYQ ने, ठीक है। और ऑन हुज एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग अराउंड इंडिया, तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो यहाँ से आपको इनके भी नाम आ रहे हैं, लाल बाल पाल, तो ये भी आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये याद है ये इनको घूमने को गांधी जी को किसने कहा, GK गोखले ने। तो मेरे को वो याद आते हैं, वो जो अपने वो है ना कालीन भैया, तो उनका भी कोई इंटरव्यू में देख रहा था, मैं क्या देख रहा था, क्लिप आ जाती है, तो उसमें वो सजेस्ट कर रहे थे कि भारत के बच्चों को भारत भ्रमण करना चाहिए, मकबूल, घूमो। तो असल में ये उन्होंने शायद यहीं से देखा होगा
क्योंकि GK गोखले ने गांधी जी को कहा था कि गांधी जी घूमो पहले, भारत को समझो। मकबूल, ठीक है। अब गांधी जी की दांडी यात्रा थी। अब देखो, तो पहली बात तो आपको देख लेना है कि कहाँ से कहाँ, ये आपने यहाँ डेट लिख ली, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। अब इट वॉज द फर्स्ट नेशनल एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन अ लार्ज नंबर, दिस कैन बी फॉर्म्ड। ये आया है कि नहीं आया, ध्यान नहीं आ रहा। तो वो पहला इवेंट जहाँ पे वुमेन ने पार्टिसिपेट किया एक लार्ज नंबर में, वो कौन है, ये आपको यहीं से पता चल गया। कौन था? दांडी मार्च का वो इवेंट था। क्या वो नॉन कोऑपरेशन था? नहीं। क्विट इंडिया मूवमेंट था? नहीं। क्या था? दांडी मार्च। कौन बता रहा है? PYQ, पहली स्टेटमेंट। और गांधी जी अलाउड द वुमेन पार्टिसिपेशन किसके कहने पे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। दिस इज अ सेपरेट PYQ। अगेन ढूंढने पे मिला नहीं, ये मैंने ढूंढा नहीं इतना, आपको थोड़ा सा ट्रस्ट मेरे पे करना पड़ेगा, वरना आप खुद ढूंढ लीजिए। ये ऐसे, ये कोड है, ये देखो, ये मेरी उंगली, इस पर ढूंढ लेना। कुल मिला के चीज़ें हमें PYQ से पता चल रही हैं। द मार्च वॉज फुल्ली कवर्ड बाय द वेस्टर्न प्रेस। अब अगली बार आ जाएगा तो बोलेगा कि वेस्टर्न मीडिया ने कवर ही नहीं किया था, बल्कि सच तो ये है कि अच्छे से किया था। बल्कि वो लिख भी रहता है, आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी हो कि ये गांधी है, हल्का आदमी दिख रहा है, पतला दुबला आदमी है, पता नहीं पहुंच पाएगा कि नहीं। लेकिन जब पहुंचे तो फिर सबने कहा कि बापू में दम है, बंदे में दम है। अलवर, आपको पता है V से विष्णु। अलवर इस बार भी आया है, CDS पिछले वाले क्वेश्चन में ही आया है 2023 में। अलवर्स हैं विष्णु की पूजा करने वाले और न्यानर्स हैं शिव की पूजा करने वाले। तो जब आपने ये देख लिया, और साथ में एक और क्वेश्चन, लिंगायत, ये क्या करते हैं, ये भी PYQ है। थीम्स 2 में पेज नंबर 147 पे आपको मिल जाएगी है। अगेन लिंगायत फिर से रिपीट हुआ है। क्या क्वेश्चन आया कि लिंगायत डेड को बरी कर देते थे कि नहीं करते थे, कास्ट सिस्टम में बिलीव करते थे कि नहीं करते थे। सेपरेट क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ये आपने लगाया किसी क्वेश्चन के पिछले वाला, अ टेम्पल ऑफ खजुराहो, तो कहाँ पे वो? MP। तो आपने लिख लिया कि हाँ पता तो रहा है, तो वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे। तो लिंगायत से फिर क्वेश्चन बन जाएगा और आपको पढ़ लेना है। ये दो आदमी, ये भी NCERT में राइट वाले पेज पे 2 लोगों का नाम है, यहाँ डंका शाह दिया है, यहाँ पे शाहमल दिया है। अब आओ देखो, अब आपने देखा कि 1857 के विद्रोह में डंका शाह ये नाम का आदमी कौन था, तो आपने सीख लिया, मौलवी अहमदुल्ला शाह। फिर आप एक और सवाल करते हैं कुछ सालों बाद कि डंका शाह कौन था, आपने कहा अहमदुल्ला शाह। कुछ सालों बाद आपने फिर से सवाल किया, बैटल ऑफ चिनहट 1857 विद्रोह कौन था, अहमदुल्ला शाह। इसका नाम क्या है? डंका शाह। डंका लेके आता था। तो यार दिख नहीं रहा है क्या PYQ रिपीट हो रहे हैं? अब जब हम ये सॉल्व कर रहे थे PYQ, तो हमें ये भी देखना चाहिए था कि ये शाहमल कौन है, क्योंकि शाहमल इसके नीचे ही दिया है, या फिर नहीं पता आपको, गूगल कर लिया। तो शाहमल ये जो 84 देश वाला है, इसी के नीचे दिया है, उसमें कौन था? शाहमल। मौलवी अहमदुल्ला शाह में कौन था? डंका शाह। तो अगर पहले ये क्वेश्चन आया होता तो आपको पहले ये देख लेना चाहिए था। देखो ऑप्शन में नहीं बदल रहा है, नाना साहब, तोपे तोपे, समझ रहे ना आप? तो इस तरीके से आपको चीज़ें सीख लेनी। अब देखो इब्न बतूता आया, अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी मेरे ख्याल से ये भी कोई था, तो आपको ये देखना है कौन है। बर्नियर, तो जब आप ये कर रहे हैं तो बर्नियर आप देख लीजिए, ट्रेवर्नियर, यानी इनके भी क्वेश्चन आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। और इब्न बतूता की किताब है कौन सी? रेहला, तो आपको यही लिख लेना है, तो हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अब ये देखो, प्रिंस दारा शिको जो यूरोपियन से ट्रैवलर आया, उसका फिजिशियन कौन था? वो था बर्नियर। तो बर्नियर आंसर मार के क्या आगे निकल जाना है? नहीं, हमें लड़कों को देखना है कि अच्छा एक मनुक्की आदमी है, एक ट्रेवर्नियर है, ये लड़के भी हैं, ठीक है, कहाँ से आए ये सब देख लेंगे हम लोग। और इत्तेफाकन अगले ही पेपर में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि मनुक्की आपने पढ़ लिया था PYQ लगाते टाइम। वो कौन था? वो ट्रैवलर था जो यूरोप से तो आया, लेकिन फिर वो कभी यूरोप वापस नहीं गया, वो यहीं पे सेटल हो गया। द आंसर इज मनुक्की। आपने पहले ज़माने में ही पढ़ लिया था। कहाँ से? PYQ से। तो देखो बारबोसा आ रहा है, आपने बारबोसा भी पढ़ लिया, ट्रेवर्नियर भी पढ़ लिया, बर्नियर भी पढ़ लिया। ट्रेवर्नियर बर्नियर कहीं ना कहीं लग रहा है, अगर ये पहले पेपर होता तो आप ट्रेवर्नियर पढ़ लेते, और सॉरी बर्नियर पढ़ लेते, तो वो आंसर मार देते। अब देखो आपने सब पढ़ लिया, कहाँ से हैं, क्योंकि सब मेंशन है उसमें। किस में? थीम्स में। इब्न बतूता मोरक्को से आया, बारबोसा पुर्तगाली था। जो ट्रेवर्नियर था वो आपने पहले ही पढ़ लिया था कि ट्रेवर्नियर यार फ्रेंच का आदमी था, डच का आदमी नहीं, आपने सीख लिया। और मनुक्की कहाँ का था? वियतनाम का था। इब्न बतूता की किताब रिहला है, आपने पहले ही देख लिया PYQ में खुद से। इनमें से कौन चिश्ती नहीं है? तो हालांकि ये इसका आंसर है शेख ज़कारिया, लेकिन क्या इन तीनों को देखना हमारा फ़र्ज़ नहीं? बिल्कुल फ़र्ज़ है। निज़ामुद्दीन औलिया पे क्वेश्चन आएगा, आज नहीं आएगा, 2 सीडीएस बाद आएगा।
बाबा फरीद, गंजी शकर इनको कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि गंजी शकर किसको कहते हैं, बाबा फरीद को, ख्वाजा को, बाबा विनय को या वैरागी को। तो ये पढ़ना आपका काम। ख्वाजा मोइनुद्दीन, तो ये आपका पढ़ना है यार, इनकी किताबें हैं, ये भी आप यहीं देख सकते हैं, ट्रेवरनियर की ये। फिर से वही सवाल, इब्न बतूता कहाँ से था, मोरक्को से था। मार्को पोलो कहाँ से था, इटली से था, 14वीं सेंचुरी शायद। तो इस तरीके से क्या ये PYQ रिपीट नहीं हो रहे हैं? क्या इनके ऑप्शंस देख के हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इनसे क्वेश्चन फिर बनेगा? अरे क्यों नहीं समझ आ रहा यार, बन ही रहे हैं। ऑथर और ए बुक, ये FCAT के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, महात्मा गांधी हिंद स्वराज और दादा भाई नारोजी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, दिस इज अगेन PYQ। बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ यहाँ लगाया एक बार है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली ने की, कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कि किसने की, जो कि हमको इस स्टेटमेंट में ही दिख रही है, एंड दिस इज अगेन अ PYQ। पॉलिटिक्स में लगाना नहीं चाहता था, लेकिन वो एक दो फोटो खींचने में आ गई, तो वो भी देख लेते हैं। जितने सेंटर स्टेट रिलेशन के ये पहले रिफॉर्म्स हुए, सेकंड, फिर 11th कमीशन, यहाँ पे आप ईयर वीयर लिख लो खुद से, फिर पुच्ची कमीशन और सरकारिया कमीशन। पुच्ची वैसा नहीं लग रहा ये किस सा है ना, कि पुच्ची दे दो, छोटे बच्चे को हम लोग कहते हैं पुच्ची दे दो पुच्ची। अगली बार आप पुच्ची सब सीख चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, सेंटर स्टेट रिलेशन की सब कुछ वो कहानी है। ईयर भी आपने खुद ही देख लिया है PYQ एनालिसिस करते वक्त। पुच्ची कमीशन वॉज रिलेटेड टू, जाहिर सी बात है सेंटर स्टेट रिलेशन में सोचना है क्या। फिर सरकारिया कमीशन, जो आपने पहले ही देख लिया है किसी न किसी PYQ में, क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो ऑप्शन भी नहीं बदल रहे हैं, उठा के सेम इलेक्टोरल पिलेक्टोरल दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, 30 क्वेश्चन के अराउंड आपको हूबहू PYQ से मिल जाएंगे। अब अच्छा, ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, उस टाइम PYQ नहीं लगाया था, तो मैं सोच रहा हूँ अब लगा दूँ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था किसने, नेहरू ने। तो ये देखो मैंने बताया था एक बार किसी को, तो ये आपने यहाँ से देख लिया कि चेयरमैन ये थे और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या फिर से यही क्वेश्चन नहीं आ गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। आइडिया ऑफ प्रेम्बल हमने लिया USA से, ठीक है। सोशलिस्ट सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुआ है, इसका असिस्ट था, है ना, बताया था ना ये। तो क्या ये रिपीट नहीं हो रहा है क्या? क्या यहाँ का PYQ, यहाँ का PYQ, यहाँ के ऑप्शन वहाँ के ऑप्शन में क्या कोई संबंध नहीं है? क्या ये संबंध तो है। हाँ, अब देखो अमेंडमेंट्स, यार ये फिर से PYQ, अलग अलग PYQ में इतना ही पूछा है कि वोटिंग राइट रिड्यूस की कौन सा अमेंडमेंट था। ये कभी ने यही बता दिया कि वोटिंग राइट रिड्यूस हुआ है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट है और म्यूनसिपालिटी वाला 74 है। राइट टू एजुकेशन ये रहा लिखा हुआ है, और एंटी डिफेक्शन कौन नहीं जानता, 1985 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कितनी बार ये PYQ आया है, कितनी बार? PYQ का मैं 6 लिख देता हूँ। कितनी बार ये क्वेश्चन आया है कि ये तीन ही तो कमेटी है यार अच्छी खासी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट कमेटी। तो जब आप इस क्वेश्चन को लगा रहे थे तो सिर्फ टिक मार के आगे बढ़ जाना हमारा मकसद नहीं था, बल्कि आपको देखना चाहिए था, क्योंकि PSC अगली बार आएगा, ये अगली बार आएगा, और मेरे ख्याल से इस बार ये नहीं आया है। तो इसमें क्या 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, सेम वही यहाँ भी। लेकिन एस्टिमेट कमेटी में क्या है कि 30 मेंबर होते हैं और वो सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा सही, एक हल्का से दिख रहा है, इसमें बात कर ही लेते हैं कि जैसे ये कोई किताब है अमुत्कल्या मादा, ये संस्कृत में है, तो जब आपने चेक किया तो आपको पता चला कि नहीं ये तेलुगु में। तो ऐसे आपको एनालिसिस करना है, सिर्फ टिक नहीं करना है। बायो के भी एक दो जो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्या है कि एक डिजीज़ वाले, स्लीपिंग सिकनेस किससे हो रहा है, काला अजहर, लेहिशमेनिया, 2-4 आदमी NCERT में दिया, उसी को पढ़ लो। इन्हीं को वापस पढ़ना है, ये बात की पुष्टि कौन कर रहा है, कौन अंदर से चिल्ला के कह रहा है PYQ। ट्रिप्नोसोमा, ये भी कितनी बार PYQ आया हुआ है, लगाया सिर्फ एक बार है। ये इस बार भी आ गया CDS मेरे ख्याल से ताज़ा वाले में, ये और प्लस एक वो यूरिन वाला, कि पहले यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर पाइप में जाता है यूरेटर में, और फिर ऐसे ऐसे करके नोज़ल की तरह यहाँ से निकल जाता है। इसको कुछ बोलते होंगे, यूरेथ्रा या यूरेटर, अब मुझे याद नहीं है। ये वाली सीरीज़ रिफ्लेक्स आर्क वाली सीरीज़ की पहले एंड इफेक्टर के पास आएगा, फिर न्यूरॉन पे, फिर रिसेप्टर पे, जो भी है। ये PYQ, ये PYQ, ये PYQ, सारा सब PYQ।
इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। तो क्या इस वीडियो में हमने ठीक से जाना कि PYQ कैसे लगाना है, PYQ के ऑप्शंस की अहमियत क्या है। और क्या बोलूँ, बहुत डायलॉग बाजी करने लगता हूँ ना मैं बीच में। तो मैं क्या कह रहा था कि यार देखो PYQ आता है और इसी तरीके से आपको करना है। एंड दोज ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAPF डेडिकेटली, प्लीज़ solve all the previous year questions at least 10 years, 5 to 10 years of CDS as well as of CAPF as well as of CISF। CISF में सिर्फ 50 ही होते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन कुछ उनका इंटरनल डिपार्टमेंट का है, तो वो भी आप सॉल्व कर लेना। CDS और CAPF दोनों के तो कर ही लेना, क्योंकि दोनों के पेपर के लेवल क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी में अंतर नहीं है। CDS और CAPF के क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी में अंतर नहीं है, पर ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें सिलेक्शन ही नहीं होगा ना यार। 1200 लोगों का सिलेक्शन होगा, इसमें 6000 के आसपास होगा, इसमें 20 से 23 साल के बच्चे टाइप के हैं हम लोग हैं। और CAPF में थोड़ी बढ़िया जनता है, सिविल सर्विसेज वाली आ जाती है, इतनी बचेगी इतनी। तो टफ कंपटीशन है यार, इतना पढ़ के ये निकल जाएगा, इतना पढ़ के ये नहीं निकलेगा। CAPF के लिए आपको पहली बात तो सारी चीज़ें कवर करनी है। खैर ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ यार, मैं तो बात कर रहा था ना PYQ पे, भटका देते हो तुम लोग। तो फाइनली बात ये है कि PYQ अच्छे से एनालाइज करिए। जैसा कि अभी हमने देखा, मैं इतने दिन से जो बकते कह रहा था, मैं अपने गाइडेंस प्रोग्राम में भी जो थे मैंने उनको भी यही कहा था कि PYQ लगाओ। सो दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि PYQ ठीक से लगाओ। और सिर्फ आंखों से नहीं, पूरी दिल से देखो, अच्छे से देखो कि कैसे क्या किधर जुगलबंदी बन रही है। और यही कहानी है और यही बताना था। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। यहाँ पे 130 आदमी हैं। और ये रहा एक इंस्टा हैंडल, अगर आप इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहें तो todays.newspaper पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। तो ये पूरी PYQ की कहानी थी और आई होप, और ये PYQ की इम्पोर्टेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि मेरी कोई कोचिंग नहीं है। तो यार PYQ लगाओ, वरना फिर मान लो मैं क्या करूँगा, मान लो मैं अपना चैनल चला रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊँगा ही नहीं कि भाई PYQ लगाओ। मैं खुद ही बताऊँगा कि देखो ब्राह्मी खरोष्टी प्रिंसेप था, जोसेफ प्रिंसेप। तो आप कहेंगे सही लौंडा है यार ये तो बताता है, लेकिन कहाँ से सीख रहा हूँ मैं? PYQ से ही। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग बाय सेल्फ, PYQ की इम्पोर्टेंस शायद अब आप जो पहले आप जितनी रिस्पेक्ट करते थे शायद अब आप उससे ज़्यादा कर रहे होंगे, और यही मेरा मकसद था। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।